लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे सरकारी संपत्ति में निजी भागीदारी की। आखिर इस भागीदारी से किसे फायदा है? कोरोना काल में सरकार की हालत पतली है। तमाम योजनाओं को पूरा करने के लिए फंड जुटाने के विकल्प बेहद सीमित हैं। लिहाजा सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार तमाम क्षेत्रों की ऐसी संपत्तियों को निजी हाथों में लीज पर देगी जो या तो बेकार है या जिनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। सड़क, परिवहन और राजमार्ग, रेलवे, बिजली, पाइपलाइन और प्राकृतिक गैस, नागरिक उड्डयन, शिपिंग, बंदरगाह और जल मार्ग, दूरसंचार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, खनन, कोयला और आवास और साथ ही साथ शहरी मामलों के मंत्रालय नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में शामिल है। एनएमपी के तहत वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्तियों के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की इस योजना पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सरकार पर देश को ही बेचने का आरोप मढ़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि 70 साल में जो भी देश की पूंजी बनी उसे मोदी सरकार ने बेचने का फैसला ले लिया है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आत्मनिर्भर का जुमला देते देते सरकार सरकारी संपत्ति अरबपति मित्रों के हवाले कर रही है। इस योजना पर उठ रहे सवालों पर सीतारमण का कहना है कि जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि हम जमीनें बेच रहे हैं, ये गलत है। राष्ट्रीय मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ब्राउनफील्ड संपत्तियों को लेकर है जिन्हें बेहतर तरीके से मोनेटाइज करने की जरूरत है। दरअसल पीएम मोदी भी पहले मंशा जाहिर कर चुके हैं कि सरकार कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में ही अपनी उपस्थिति रखने के मूड में है। वित्त मंत्रालय भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ा है और बड़ा सवाल यह है कि आखिर निजी भागीदारी से असल फायदा किसे है, सरकार को या फिर निजी उद्यमियों को? क्या मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना से देश को फायदा होगा? करेंगे पड़ताल, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। देश की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रहा है। जमीन में धंसी अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के सरकार ने निजीकरण का डोज देना शुरू कर दिया है। माइनस में चल रही अर्थव्यवस्था को प्लस लाने के लिए सरकार अब निजीकरण के सहारे बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में लगी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना की शुरुआत कर दी है। इसके तहत सरकार अपने कम इस्तेमाल में आ रही संपत्तियों के जरिए अरबों रुपए जुटाने में लगी हुई है ताकि अर्थव्यवस्था में जान आ सके। सरकार का मानना है कि वो अपनी संपत्तियों के जरिए अगले 4 साल यानी कि वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। वित्त मंत्री ने 2021 और 22 के बजट भाषण में इसका जिक्र भी किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एनएमपी योजना सिर्फ ब्राउन फील्ड असेट्स के लिए है, यानी कि ऐसी संपत्तियां जिनमें केंद्र सरकार का निवेश है और जहां संपत्ति या तो बेकार पड़ी है या फिर उससे पूरी तरह कमाई नहीं हो पा रही है या फिर उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। National monetization pipeline is talking about brownfield assets where investment has already been made, where there is a completed asset which is either languishing or which is remaining not fully monetized or which is remaining underutilized. वित्त मंत्री ने साफ किया है कि ये सिर्फ कमाई के लिए है। इन संपत्तियों पर सरकार का मालिकाना हक बना रहेगा। सरकार के साथ कंपनियां एक अनुबंध के तहत भागीदारी करेंगी ताकि बेकार पड़ी या कम इस्तेमाल में आ रही संपत्तियों से कमाई हो सके। किसी भी संपत्ति का निजीकरण भी नहीं होगा। योजना के तहत सड़क, परिवहन और राजमार्ग, रेल, ऊर्जा, पाइपलाइन और प्राकृतिक गैस, नागरिक उड्डयन, जहाजरानी, बंदरगाह, जलमार्ग, दूरसंचार, खाद्य, सार्वजनिक वितरण, खनन, कोयला, शहरी आवास जैसे मंत्रालय को इस योजना के दायरे में लाया गया है। सरकार ने अगले 4 साल में सड़कों के मोनेटाइजेशन से 1,60,200 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा है। 26,700 किलोमीटर सड़कों को मोनेटाइज कर ये कमाई होगी। इसमें ज्यादातर हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्गों का होगा। रेलवे में मोनेटाइजेशन के जरिए 1,52,496 करोड़ रुपए की कमाई होगी। 400 रेलवे स्टेशन, 90 ट्रेन, 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेल मार्ग, 15 रेल स्टेडियम और रेल कॉलोनीज के जरिए कमाई होगी। इस योजना से सरकार बेशक बड़ी रकम जुटाने की बात कर रही है, लेकिन सरकार की इस योजना पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर देश
बेचने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, वो कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब देश को समझ आ गया है कि किस पर विश्वास नहीं किया जाए। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार टेलीकॉम से लेकर हर क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने को तैयार है। मोदी सरकार ने सारी हदें पार कर दी। नरेंद्र मोदी जी का एक और बीजेपी का एक नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि आत्मनिर्भर का जुमला देते देते पूरी सरकार को ही अरबपति मित्रों पर निर्भर कर दिया। सारा काम उन्हीं अरबपति मित्रों के लिए, सारी संपत्ति उन्हीं के लिए। ये सरकार 70 सालों में देश की जनता की मेहनत से बनी लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति अपने अरबपति मित्रों को दे रही है। सियासी पार्टियां कुछ भी कहें, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये भावना कि संपत्तियां बेची नहीं जा रही हैं, बल्कि उन्हें पट्टे पर दिया जा रहा है। सरकारों को प्रोत्साहित करेंगे कि वे उन्हें राजस्व समझें और इनका सही इस्तेमाल करें। कुछ लोगों ने चिंता जताई है कि पिछले दरवाजे से निजी सार्वजनिक भागीदारी की वापसी है, जबकि पिछले दशक की घटनाओं के बाद ऐसी साझेदारियां विश्वसनीय नहीं रह गई। दरअसल कोरोना की मार से बेहाल सरकार के पास राजस्व जुटाने के विकल्प काफी कम है। लिहाजा इन संपत्तियों के जरिए सरकार धन जुटाने की कोशिश में है। मामले से जुड़े लोगों का दावा है कि वित्त मंत्रालय पीएम मोदी की लाइन पर काम कर रहा है। वो पहले ही मंशा जाहिर कर चुके हैं कि सरकार कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में ही अपनी उपस्थिति रखने के मूड में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर निजी भागीदारी से असल फायदा किसे है? क्या सरकार धीरे धीरे सब कुछ निजी हाथों में सौंप देगी? ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी के। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। प्रोफेसर अरुण कुमार जी इस वक्त हमारे साथ है, जो कि इकोनॉमिस्ट है, और साथ ही साथ प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल जी हमारे साथ है, जो कि इकोनॉमिस्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा महेश वर्मा जी आपसे है। सर, कैसे फायदा होगा देश को, क्या फायदा होगा? बहस को स्टार्ट करने से पहले इसकी पृष्ठभूमि में जो एक बात आपने कही कि भागीदारी, जब देश के संसाधनों पे भागीदारी जो है सुनिश्चित की जाएगी तो निश्चित रूप से जो है हमारी आर्थिक प्रगति भी होगी और आर्थिक रूप से हम मजबूत भी होंगे। मान लीजिए कि आज मैं दिल्ली की उदाहरण और कांग्रेस सरकार की एक प्रयास जो शीला जी ने शुरू किया था, एक टिम्स की स्थापना की थी और उसका काम ये था दिल्ली में कि जो दिल्ली सरकार के संसाधन था उसका ज्यादा से ज्यादा दोहन हो, उससे ज्यादा लोगों को उसके जरिए रोजगार दिया जाए और एक ऐसा चीज हम स्थापित करें जिसमें किसी को पैसे लगाने की जरूरत ना पड़े। सरकार के पास जो संसाधन है उसको स्थापित करने में किसी भी निजी आदमी को, किसी भी बिजनेसमैन को ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर उसके रिस्क बढ़ते हैं। वो रिस्क के वजह से जो है कई बार जो है उसको चला नहीं पाता है। अब क्या है कि आज की डेट में जैसे मेट्रो है, मेट्रो में आप जाइए तो मेट्रो की जितनी परिसंपत्तियां हैं उनका दोहन होता है या नहीं होता है? उसको कांग्रेस सरकार के दौरान क्या उसका जो है किसी तरह से बीओटी बेसिस पे उसका डेवलपमेंट करके उससे पैसा उगाया गया या नहीं उगाया गया? अब रही बात की राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी इस देश के एक झूठे लाल साबित होने जा रहे हैं। ठीक है, राफेल ठीक है महेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, सर क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है या फिर क्यों राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि देश ने जो कुछ भी 70 सालों में किया है, सभी पूंजी बेचने का ठेका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया हुआ है और देश की सरकार ने लिया हुआ है? क्यों आपको ऐसा लगता है? महेश जी तो कह रहे बहुत फायदे होंगे इससे। नेहा जी, महेश जी ने जो एक उदाहरण दिया है मेट्रो का, इनसे पूछना चाहिए कि मेट्रो बनाया कौन और मेट्रो में जो नई संपत्ति क्रिएट की गई थी और नई संपत्ति क्रिएट करके लाभ कमाने का प्रयास यदि देश के
सिस्टम ने किया तो एक अच्छी बात है। 70 सालों में जो संपत्ति हमने क्रिएट की, इस देश की जनता की हार्ड कमाई से, टैक्स से वो क्रिएट हुई थी, आज उसको ये सरकार बेच करके कहती है कि मैं कमा रहा हूँ। अरे कौन सा कमाई हो गया? घर की अपनी संपत्ति बेच दे और कहे कि ये मेरी कमाई है। संपत्ति बेचना कोई कमाई तो मुझे नहीं लगता कि है। कमाई तो तब होती जब न्यू एसेट क्रिएट किए जाते और उससे कहीं ना कहीं राष्ट्र को लाभ होता। आप रोडवेज को बेच रहे, कह रहे हैं क्या कि ये सही है? रेलवे को बेच रहे हैं, कह रहे हैं सही है। जिस तरह से MTNL और BSNL का हाल कर दिया, लाखों लोग उसमें बेरोजगार हो गए, उनको BSR लेना पड़ गया, ये पूरा देश देख रहा है। आप कुछ पूंजीपति मित्रों के लाभ के लिए इस देश की सारी सार्वजनिक संपत्ति को बेच करके कहीं न कहीं उन्हें आप लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं। आपको देश का कोई चिंता नहीं है और देश की कोई परिस्थितियों से आपको वाकिफ नहीं है। कोरोना के काल की बात है, जरूर कोरोना के काल में यदि कोई चीजें कम हुई है तो उसके रास्ते और भी हो सकते थे। क्या प्रधानमंत्री जी ने अपने इतने लंबे चौड़े जो उनके जब चलते हैं तो जहाजों का बेड़ा है या गाड़ियों का बेड़ा है, उस फिजूल खर्ची में से एक गाड़ी कम किया? किसी मुख्यमंत्री ने एक गाड़ी कम करने का अरुण जी, ठीक है। जो खर्च सार्वजनिक क्षेत्रों में, जो सरकारी क्षेत्रों में हो रहा है उस पर कोई, ठीक है। अजय उपाध्याय जी, प्रोफेसर अरुण कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए या फिर देश की बेहतरी के लिए इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? समय देश की अर्थव्यवस्था है, उसमें तरह तरह की परेशानियां हैं। सबसे बड़ी परेशानी है कि अर्थव्यवस्था में जो असंगठित क्षेत्र है बुरी तरह से धराशायी हो गया है और जो हमारा GDP का ग्रोथ है वो काफी कम हो गया है। और खासकर अभी जैसे थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी इसके बारे में पता नहीं है, तो उसके चलते हुए हमारा इन्वेस्टमेंट का सेंटिमेंट गिर गया है। और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, RBI के आंकड़े बताते हैं कि वो भी काफी गिर गया है, तो उसके चलते हुए प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। और दूसरी तरफ सरकार के रिसोर्सेज भी कम हो गए हैं। तो मुझे लगता है सरकार ये जो कर रही है वो एक तरह से प्राइवेटाइजेशन कर रही है या PPP मोड चला रही है। जो PPP मोड हम पिछले 20 साल से बात कर रहे हैं, वही बात एक तरह से आगे हो रही है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की पार्टनरशिप एक तरह से हो तो कैसे पब्लिक सेक्टर चल पाएगा, उसके तरह हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे डिमांड बढ़ेगी? क्योंकि अगर डिमांड नहीं बढ़ी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगा तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का क्या ये एक जरिया हो सकता है? तो ये तभी हो सकता है जबकि हम बहुत सस्ते दामों पे ये एसेट्स को बेच दें, जो इनकी असली जो वैल्यू है उस पे न बेच के इससे कम पे करें, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर सामने आके इसको ले ले। तो उसका नुकसान जो सरकार के बजट पे होगा कि जो ये जैसे एसेट से जो इनकम जनरेट की थी वो अब नहीं होगी और वो जो यहाँ पे कम इनकम आएगी। और दूसरी बात यह है कि पब्लिक सेक्टर का क्या रोल होना चाहिए इस समय, खासकर पैंडेमिक में हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन में हो, वो चाहे बाकी चीजों में हो। और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो जब इकोनॉमी डाउन होती है तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है, तो पब्लिक सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पब्लिक सेक्टर के एसेट बेच के हम पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। और प्राइवेट सेक्टर तो इन्वेस्टमेंट करने वाला था वो अब यहाँ लगा देगा तो उसका भी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा। तो कुल मिला के अगर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो फिर जो अंडर यूटिलाइजेशन रहेगा ही हमारे एसेट्स का। तो जो कहा गया है कि ये अनयूटिलाइज्ड या अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स हैं जिनको हम जो यूटिलाइज करेंगे तो उसके लिए भी डिमांड जनरेट करना जरूरी है। अगर डिमांड जनरेट नहीं होगी तो ये भी अंडर यूटिलाइज रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी कुछ फायदा नहीं कर पाएगा। और होगा ये कि जैसे कि कहा जा रहा है कुछ जो मोनोपोली हाउसेज हैं, फेवर्ड हाउसेज हैं, उनके हाथ में ये चला जाएगा और 40 साल के लिए चला जाएगा। 40 साल का कौन किसने देखा कि बाद में क्या होगा। तो अभी हालांकि हम कह रहे हैं कि जब पब्लिक सेक्टर के हाथ से एसेट्स नहीं जाएंगे लेकिन एक तरह से चले ही जाएंगे ये एसेट्स। तो इसलिए इसका मेरा मानना है कि ये इसकी जरूरत नहीं थी। इस समय डिमांड जनरेट करने के लिए हमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे मैंने शुरू में कहा इसकी अभी जरूरत नहीं थी। अरुण कुमार जी आप ये कह रहे हैं, ठीक है। यामिनी जी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि सवाल इस बात को लेकर कि निजी भागीदारी से असल फायदा आखिर किसे? जी देखिए, कोशिश यही की जाती है कि जो निजी भागीदारी है वो सरकार के साथ चल करके जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। कोशिश ये भी की जाती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो जेस्टेशन पीरियड है क्योंकि वो बहुत हाई होता है और रिटर्न जो है उस समानता तौर पे नहीं आ पाता जिसपे माना जा रहा है कि वो आएगा या जब पैसा लगाया जाता है तब आएगा, तब कभी कभार कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और अगर सरकार के पास चाहे वो पेंडेमिक के कारण हो, चाहे वो फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए हो,
किन्हीं भी कारण से अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में और पैसा नहीं लगा पा रही, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन एक अच्छा वो रहता है, चीज रहती है। ये भी जरूरी होता है देखना कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन से हम देखते हैं कि एफिशिएंसीज आ जाती हैं और वो किसी तरीके से और उसको बेटर यूटिलाइज कर पाते हैं। जी जी। प्राइवेट पार्टिसिपेशन तभी आएगा जब वो उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में रिटर्न्स देखेंगे या उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की यूटिलाइजेशन में एक पॉजिटिव साइड देखेंगे, तभी वो इन्वेस्ट करेंगे। महेश जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि ये कहा जा रहा है, केंद्र की तरफ से कहा गया कि इस फैसले से राज्यों को भी फायदा मिलेगा। सर, ये मुझे समझा दीजिए कि कैसे फायदा होगा राज्यों को? निश्चित रूप से राज्यों को भी इसका फायदा तो होना ही है। केंद्र को अगर कहीं राजस्व आता है तो उसकी एक बड़ा हिस्सा जो है राज्य में ही खर्चे होते हैं। दूसरी बात की केंद्र सरकार इस बात का भी बढ़ावा देगा कि कोई राज्य सरकार अगर इस तरह की कोई चीज शुरू करती है तो उसमें उसकी मदद भी की जाए। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देश हित में कोई भी चीज निर्णय लिया जाता है उसमें इस तरह से राहुल गांधी जी का या कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से रवैया रहता है उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग जो है ना तय कर चुके हैं कि हमें राजनीति करनी है या किसी तरह से सत्ता के अकुलाहट और सर, राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति तो करेगी, लेकिन क्या बीजेपी को ये समझाना नहीं चाहिए कि आखिर इससे देश को किस तरह फायदा होगा? कांग्रेस तो सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि देश को बेचने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। अब मैं आपको, आपके दर्शकों को, आपको और तमाम लोगों को इनके, मैंने झूठे लाल इसीलिए कहा उनको कि राफेल पे भी इसी तरह की मनगढ़ंत और इसी तरह की कवायद शुरू करी थी इन लोगों ने और इसको लेकर भी इनका यही रवैया है। तो हकीकत क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप देखिए कि जैसे पोस्टल है हमारा, बिल्कुल पोस्टल की सारी प्राइम प्रॉपर्टीज है, या एयरपोर्ट पे आप जाइए, रेलवे पे जाइए या कहीं भी जाइए, ठीक है ना। आज उसका रेवेन्यू जो होता है 8,000 से 10,000 करोड़ के बीच में हिचकोले खाता है। अब वही प्राइवेट कोरियर्स हैं जिनके पास कोई भी इस तरह के प्राइम प्रॉपर्टीज नहीं है, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गांव-गांव तक कनेक्टिविटी नहीं है, वो इस समय देश में 50,000 करोड़ से ऊपर के बिजनेस करते हैं। विदेश में जो है, जो हमारा कुरियर व्यवस्था है उसमें हमारी ना बराबर भागीदारी है। अब ऐसे में उस संसाधन का यूटिलाइजेशन अच्छे ढंग से हो जाए, उसमें निजी भागीदारी हो जाए, दूसरे लोग जो निजी सेवा देने वाले हैं इस क्षेत्र में वो सब बाहर से हैं, विदेश से हैं। अब अपने ही लोग अगर उनको हम कहीं इस बात के लिए कहीं सहयोग करें, कहीं उनको मदद करें, ठीक है, तो निश्चित रूप से वो इंडस्ट्री बूम करेगी। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा रेलवे है, रेलवे लाइन कई ऐसी जगह है। मैं लौटूंगी आपके पास। अजय जी, क्या वजह मानते हैं कि सरकार को ये फैसला लेना पड़ा? देखिए, सरकार को एक ही वजह है जो फैसला ले रही है। सरकार अपने 2-3 पूंजीपति मित्रों को लाभ देना चाहती है, जो ऑलरेडी उसको जीरो से हीरो बनाई और अब जो है उसको देश की संपत्ति बेच करके उसको एक बड़ा मुनाफा देना चाह रही है। सबको पता है, पूरे देश को कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ये गिरवी रखना चाहती है। एक ही मात्र उद्देश्य है। निजीकरण का जो चेहरा है वो निजीकरण का चेहरा मानवीय चेहरा नहीं है। जिस तरह से हम निजीकरण के विरुद्ध नहीं है, कांग्रेस पार्टी कभी निजीकरण का विरोध नहीं करती है, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजिक जो बिंदु है, जैसे अब रेलवे को आप बेच रहे हो, इस रेलवे से आम लोगों का क्या कितनी भलाई है, ये स्ट्रेटेजिक के मैं मानता हूं कि ये क्षेत्र है। डिफेंस के क्षेत्र में आप प्राइवेट लोगों को प्लेयर बना रहे हो, आप बनाओ, लेकिन कम से कम कुछ चीजों का तो ख्याल रखो। आप अभी हमारे मित्र ने जब आप उनसे पूछे क्या लाभ होगा तो उनको राहुल गांधी और गांधी परिवार के अलावा कुछ समझ ही नहीं आती, उसके अलावा ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। भाई, देश की जनता ये पूछना चाहती है कि मेहसी, चकिया और कोटवा का जो आप रोड बेच रहे हो, उस रोड को बेचने से वहां के जनता को क्या लाभ होगा। लोग पूछना चाहते हैं पैसेंजर ट्रेन जो बेच रहे हो उससे जनता को क्या लाभ होगा। 400 स्टेशन जो बेच दिए, जो स्टेशन बेचने की बात कर रहे हो, उससे आम जनता का उसमें क्या भलाई होगा, ये पूछना चाह रहे हैं लोग। BSNL, MTNL सारा बेच रहे हो, एयरपोर्ट अपने मित्र को पहले भी दिए थे, अब और दे देते रहो। ये संपत्ति जो लाखों करोड़ रुपए की थी, औने पौने दाम में आप उसको बेचोगे, क्योंकि अभी तो आपके पास अच्छा प्लेयर ही नहीं है। महेश जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अरुण जी का रुख करेंगे। जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, खरबपति बनेंगे। ठीक है महेश जी, कि ये बेचने की कोई बात है ही नहीं। ये ऐसे ना समझ लो कि यही बात करेंगे कि देश बेच दिए, ये छाती पीटेंगे। अब इनकी छाती पीटने से जब देश के
वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम अपने संसाधनों को अच्छे से दोहन करेंगे। जो हमारे संसाधन हैं उसमें निजी भागीदारी को बढ़ाकर उससे रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाएगा, इसको समझे बगैर, इसको जाने बगैर अगर इस तरह के ये लोग आलाप विलाप और प्रलाप करेंगे तो इसके लिए हम और आप कुछ ही नहीं है। ये इनकी मानसिकता को दोष दीजिए। ऐसी विकार, ऐसी सोच, ऐसी समझ जो है, अगर ये रखने वाले लोग, अगर इनके हाथ में देश का बागडोर हो और कोरोना काल हो, तो आप ये सोचिए कि ये लोग कितने बड़े भक्षक होंगे इस देश के। ये कोल में, 2G में तमाम इन्होंने देश के एक एक इंच को बेचा। इनकी अंतरात्मा बिक चुकी है। दामाद जी को ये लोग याद नहीं रखते हैं। जो हालात, जो दामाद जी के दामाद जो थे उनको याद नहीं रखते ये। और उसके बाद अभी भी ये कहा जा रहा है कि तीसरी जो वेव है उसका खतरा अभी भी सर पर मंडरा रहा है। सरकार ने तमाम कोशिशें की कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आए और इसके लिए छोटे उद्योगों को भी पैसे दिए गए। कहीं ना कहीं एक पैकेज का ऐलान किया गया 20 लाख करोड़ का। सर, अभी जो हालात है, सरकार के पास पैसा जुटाने के लिए ऐसे फैसले लेने की जरूरत है जो फैसला लिया गया है। देखिए, सवाल ये उठता है कि रिसोर्सेज की तो जरूरत है ही, क्योंकि सरकार के रिसोर्सेज कम हो गए हैं, पर किस तरह से उनको उठाया जाए, कहां से वो उठाया जाए, है ना। ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो पीपीपी मोड में अब ये जो मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स हो रहा है जी, इससे कोई आपको बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या क्या है समझना पड़ेगा। हमारा देश बहुत गरीब देश है। ये जो अभी सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई दिल्ली की, उसमें बताया गया कि 90% परिवार 25,000 रुपए प्रति माह से कम खर्च करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ गरीबी कम से कम 80% लोगों के हाथ में गरीबी है इस समय। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम बहुत हाई कॉस्ट बना देते हैं तो वो फिर चलता नहीं है। इसलिए आपने देखा एनपीए बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए थे, चाहे वो पावर सेक्टर में हो गए थे, चाहे वो हमारे सड़कों में हो गए थे, और वो निजीकरण वहां पे चल नहीं पाया था ठीक से। तो वहां पे जो रिसोर्स रेजिंग है वो इतना ज्यादा नहीं है कि आप उसको जो उसका असली दाम है उसको प्राइवेटाइज कर देंगे। तो प्राइवेटाइजेशन से होगा ये जो लैंड है, जो पब्लिक सेक्टर जिस लैंड पे है, रेलवे है, बाकी है, उस लैंड पे लोगों की आंखें गड़ी हुई हैं, पर उससे तो असली में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो आपका एक तरह से फिक्टिशियस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि वो तो एसेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट है। तो इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए हमें डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी। डिमांड जनरेट करने के लिए असंगठित क्षेत्र के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। वहां पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उसके लिए रिसोर्सेज रेज करने के लिए अब जैसे बैंक है, उनके पास 4 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त लिक्विडिटी है, क्योंकि जो बिजनेस है वो क्रेडिट नहीं ले रहा है। जब उसका एक्सपेंशन नहीं होता है तो क्रेडिट लेके क्या करेगा। उसी तरह जैसे स्टॉक मार्केट है, वहां पे खरबपति और भी ज्यादा खरबपति हो गए हैं, तो वहां से आप पैसा उठा सकते हैं, है ना। तो तरह तरह से जो हमारा अमीर तबका है वहां से रिसोर्स उठा के और गरीब तबके के ऊपर खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो एसेट यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, एसेट यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो उससे आमदनी बढ़ जाएगी। कि आपका एसेट यूटिलाइजेशन बेटर नहीं होगा तो वो प्राइवेटाइजेशन में भी इससे फायदा नहीं होगा। और जो पीपीपी मोड है वहां पे ये होता है कि पब्लिक सेक्टर रिस्क उठाए और प्राइवेट सेक्टर को जाए। ये तो पिछले 20 साल से हमने देखा, इसीलिए पीपीपी मोड में कामयाब नहीं हो पाया था अभी तक हमारे देश में, क्योंकि जब वो प्राइवेट सेक्टर उस दाम पे खरीदना नहीं चाहता तो होता यह है कि पब्लिक सेक्टर पहले लॉस मेकिंग बनाया जाता है और फिर उसको प्राइवेटाइज किया जाता है, जिससे कि वो सस्ते दाम पे बेचा जा सके। उसके लिए बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि बीएसएनएल को देख लीजिए, उन्होंने टाटा ने लिया था कि वो लॉस मेकिंग रहा तो टाटा ने उसका जो एसेट यूटिलाइजेशन किया, जो लैंड बहुत वैल्यूएबल लैंड था दिल्ली मुंबई वगैरह में। ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि किस दाम पे आप करते हैं, पब्लिक सेक्टर को लॉस होगा, बजट को फायदा होगा या लॉस होगा। ठीक है अजय जी, आपसे मेरा ये सवाल है सर, ये फैसला सरकार को लेना पड़ा और क्या वाकई, क्योंकि जो हालात, जो सिचुएशन है और जिस दौर से फिलहाल सरकार गुजर रही है और जो फैसले ले रही है, उससे ये तो सर साफ स्पष्ट होता है कि पैसों की कहीं ना कहीं तंगी है सरकार के पास, आर्थिक तौर पर कमजोर है सरकार फिलहाल। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो फॉर्मूला सरकार की तरफ से सुझाया गया है लीज पर देने का, ये फायदेमंद साबित होगा आने वाले इस वक्त में पैसे जुटाने के पर्पज से? एक बड़ा पॉपुलर कहावत है, नाचे ना आवे आंगन टेढ़ा। जिस सरकार को नाचने ही नहीं आया, 7 साल में लगातार नोटबंदी से लेकर के और जीएसटी के गलत निर्णयों के कारण देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने चौपट किया। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, आज क्या हालात है पूरा देश देख रहा है। कोरोना तो एक बहाना इनको मिल गया है। कोरोना के नाम पे गंगा जल एक तरह से कोरोना को इन्होंने मान लिया,
जिस तरह गंगा में लाशें बहती रही, इनको उसकी कोई फिक्र नहीं थी, न उसमें कोई मैनेजमेंट था, न कोई व्यवस्था थी। आज हजारों लोग मारे गए, अभी भी लोग परेशान है। सरकार झूठ की 20 लाख करोड़ और 30 लाख करोड़ का वादा करती है, देती कुछ नहीं है, जीरो। हम कह रही है कि हम जो है बेच देते हैं भैया आपकी संपत्ति। ये बेचू प्रधानमंत्री जी से जो आप पूछना चाहता हूँ कि भैया खरीदू, कुछ खरीदा आपने इतने सालों में? क्या बनाया इस देश में? इस देश को बेरोजगारी का हब बना दिया, इस देश को महंगाई का एक तरह से हब बना दिया, इस देश को गरीबी रेखा से लोगों को नीचे ला दिया। करोड़ों 23 करोड़ लोग नीचे आ गए, और उसके बाद आपको आती ही नहीं है सरकार की अर्थव्यवस्था चलाने, और आप जो है बीमारी कुछ है और बीमारी का इलाज कुछ छूट रहे हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार जी एक विशेषज्ञ है, एक जाने माने अर्थशास्त्री है। ऐसे कितने अर्थशास्त्रियों ने लगातार सरकार को सजेशन दिया, और एक एक करके सरकार जो नहीं मानी, छोड़ के चले गए सरकार को, इसलिए क्योंकि सरकार जो है दम्भी है। अब प्रधानमंत्री जी इकोनॉमिक्स भी संभालेंगे, पॉलिटिक्स भी संभालेंगे, हिंदू मुस्लिम दंगा भी करवाने में इस पार्टी की भूमिका रहेगी। तो देश की अर्थव्यवस्था और विकास की रणनीति बनेगी कब? पीपीपी मॉडल क्यों फेल हुआ? क्यों इतने बैंकों का जो है एनपीए बढ़ा है? क्यों लोग ले लेकर भाग गए विदेशों में? ये देश की फेल्योर है, देश की व्यवस्था की फेल्योर है, सरकार की फेल्योर। ठीक है। सरकार की फेल्योर का खामियाजा आप और हम और टैक्स पेयर इस देश का क्यों चुकाए? क्यों इस देश की संपत्ति को ये लोग जो है गिरवी रखना चाहते हैं? ये लीज नहीं है, अपने पूंजीपति मित्रों को गिरवी रखना चाहते हैं, और हमारी पार्टी और हमारे लोग ये नहीं होने देंगे इनके साथ। बिल्कुल, ये लगातार आरोप लग रहे हैं महेश जी कि पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने की कोशिश में बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है। न सिर्फ इस बात को लेकर, बल्कि हमने देखा कि लगातार इस तरह के आरोप आप लोगों पर लगते रहे हैं। क्या वजह, और क्या वाकई इससे पूंजीपतियों को फायदा मिलेगा? क्या ऐसे ही आएगी देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर? नेहा जी, मैं तो आपको शुरू में ही ये कहा कि ये लोग जो है देश के रक्षक नहीं भक्षक हैं। कोरोना काल है, और विषम परिस्थिति में जब पूरे देशवासी इकट्ठे जो है इस तरह की दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं, वैसे में अगर सरकार कोई रास्ता निकाल रही है, उसमें विपक्ष के नाते कांग्रेस का जो भूमिका होनी चाहिए, उसकी भूमिका तो ऐसे, उसकी पृष्ठभूमि जो है देश जानता है कि भाई किस तरह से उन लोगों ने क्या क्या, किस तरह के कांड किया और किस तरह से उन्होंने देश को बेचा। अब रही बात की संसाधन की बात, अभी अरुण कुमार जी कह रहे थे कि भाई अपना आय जुटाने की जो बात कर रहे थे, कि संसाधन के जरिए आय जुटाने की जो बात है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं अरुण जी कि पीपी मॉडल का जो एक सबसे बढ़िया नमूना आपको देखना हो तो ये एयरपोर्ट देख लीजिए, दिल्ली, जो यूपीए सरकार ने शुरू की। अब इस तरह की चीजों को कि सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया है तो उसमें कोई चीज बेचने नहीं जा रही है। लेके आना चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा कि वित्त मंत्री ने, अरुण कुमार जी वित्त मंत्री नहीं है ना, अरुण कुमार जी ने वित्त मंत्री की बात को शायद अच्छी तरह से समझा कि नहीं समझा। अजय जी कह रहे हैं बेची नहीं जा रही, गिरवी रखी जा रही है। चलिए, मैं कह रहा हूँ कि ये तो कुछ भी बोल देंगे, इनकी भाषा कुछ भी हो सकती है ना। मैं कह रहा हूँ कि जिनको देश हित के बारे में सोचना ही नहीं है, जिनका नेता जो है वो टीका भी लगवाता है अभी अगस्त में, और टीका के लिए हाई तोहफा मचाता हो, उस व्यक्ति का मैं बात नहीं करूंगा। आराम से अजय जी सुनिए, उसके बाद मैं बात, जब मेरी बात समाप्त हो जाए फिर उसका जवाब कमाई को बेच करके देश हित होती है। नहीं तो नेहा जी इनसे बुलवा लीजिए। आपने बनाया मेट्रो की, आपने उदाहरण दिया, हमने तो मेट्रो बनाया। अरे भाई आप या तो इनसे बुलवा लीजिए या मेरे से बुलवा लीजिए। ठीक है, एक-एक करके डिबेट नहीं होता, एक-एक करके बात करनी चाहिए ना। एक-एक करके मत कीजिए, जनता को बताइए। ये हल्ला तो करने नहीं आए ना, तर्कसंगत बात करेंगे ना, कोई चीज लॉजिकली बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। जो हमारे पुरखों ने बनाया उसी को आप देख रहे हो। ये सच्चाई कौन से पुरखों ने बनाया और कौन से पुरखों ने अभी आपके पुरखों में बेल पे हैं? इसी तरह के भ्रष्टाचार में दामाद, बेटे, सोनिया जी, सब लोग बेल पर हैं। आप लोगों को यही बेचने के चक्कर में ये जो आप लोग अपनी चीजों का, अपने अनुभव को लेके आ रहे हैं, उससे वो चीज यहाँ नहीं होना है। पड़ रहा है भैया, और उस मानसिकता से बात अगर कर रहे हैं आप लोग, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होना है। ठीक है, प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल जी, जो है प्रोफेसर यामिनी जी, क्या वाकई आपको लगता है कि सरकारी संपत्तियों को लीज पर देकर ही देश की अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, या इस फैसले से अर्थव्यवस्था पे कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि अरुण जी का कहना है कि बहुत असर नहीं पड़ेगा, इससे कोई बहुत बेहतर असर नहीं पड़ने वाला है।
जी देखिए, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है जो है उन लोगों को, लेबर क्लास को, बिल्कुल सही जिनके कहा द्वारा ये कंस्ट्रक्शन क्रिएट की जाती है। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो मनरेगा या किसी और गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयमेंट की स्कीम होती है उसके थ्रू आप जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की तरफ से आए या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। अभी जिन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है उनमें निवेश लाया जा रहा है क्योंकि उनमें निवेश की आवश्यकता है और वो निवेश जो है उन एसेट्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने कोविड के दौरान काफी आत्मनिर्भर अभियान 1, 2 और 3 के द्वारा काफी कोशिशें की कि अपने वेलफेयर स्कीम्स के द्वारा लोगों तक पहुंचे। इसके तहत जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9.5% पे पहुंच गया और इस साल भी अनुमानित है 6.8%, ताकि कोविड के दौरान लोगों तक कार्य जो कल्याणकारी कार्य होते हैं वो पहुंचाए जा सके, चाहे वो फ्री राशन की बात हो, फ्री क्रेडिट्स की बात हो, एमएसएमई फार्मर्स तक पहुंचने की बात हो, उन तक कोशिश की गई कैपिटल प्रोवाइड किया जाए। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इनके पास इनके लिए पूंजी नहीं बच जाती, तो उनके लिए पूंजी के लिए कोशिश की जाती है कि प्राइवेट प्लेयर्स से जो है कैपिटल लिया जाए ताकि जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंटिन्यूड रहे और क्योंकि वो बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर के मोड पे रहेंगे तो ओनरशिप सरकार के पास ही रहेगी। ठीक है यामिनी जी, बने रहिए हमारे साथ। अरुण जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं यामिनी जी की बातों से? क्या वाकई आपको लगता है कि अगर निवेश बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं रोजगार भी जनरेट होंगे और रोजगार अगर लोगों को मिलेगी तो बेरोजगारी से कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा, जिससे भी देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी? देखिए, यामिनी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जरूर रोजगार पैदा होगा और ग्रोथ बढ़ेगी, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि इससे इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर के एसेट्स हैं उनको बेच के आप दूसरे एसेट क्रिएट करेंगे तो उससे कैपिटल नहीं बढ़ेगा, और जो प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने वाला था वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। नहीं अरुण जी, बेचने की बात कहाँ आ रही है? सवाल ये है कि डिमांड कैसे जनरेट होगी। जब तक डिमांड एक्स्ट्रा जनरेट नहीं होगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और आगे नहीं आएगा। और दूसरा रहा रोजगार की बात, तो प्राइवेट सेक्टर जब वो एसेट्स लेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को कम करते हैं। मतलब झूठ फैलाने की जा रही है सरकार की तरफ से, निष्क्रिय संपत्ति को लीज पर रखने की बात की जा रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बढ़ाने की बात हो रही है, कोई नया एसेट नहीं जनरेट होगा, बढ़ाई जाएगी। जब सरकार जो इन्वेस्टमेंट करेगी तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कम होके वहाँ पे होगा, और प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला था वहाँ ना करके यहाँ पे करेगा, क्योंकि वो एसेट कहीं ना कहीं बेचेगा तब तो यहाँ पे खरीदेगा। कोई अपना जो प्राइवेट सेक्टर वाला है कोई एसेट खाली तो नहीं रखता है, वो कहीं ना कहीं बेचेगा तब यहाँ पे देगा ना एसेट। एक पावर हाउस है, जो सवाल उठता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड नहीं चला रही है इन्वेस्टमेंट होगा। और वह ये था कि 2012-13 में हमारा इन्वेस्टमेंट पीक किया था 36.5% पे, और वो गिर के अब 30% से भी कम हो गया है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना बहुत जरूरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर जिनको एसेट्स को लेगा तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, इससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो एक जब प्राइवेटाइजेशन से हुआ ये था कि पब्लिक सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट था वो कम हो गया था। तो नया इन्वेस्टमेंट का तो जरूर बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि ये समस्या यहाँ पे आएगी, एम्प्लॉयमेंट की भी और रिजर्वेशन की भी आएगी। जी देखिए, दिल्ली में जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, महेश जी मेरा सवाल सीधा सा ये है कि सर क्या लीज पर ना देते हुए सरकार असमर्थ है क्या निवेश करने में, रोजगार जनरेट करने में? देखिए, सरकार की असमर्थता की बात नहीं है। सरकार जो है आज के डेट में देश में जिस तरह की दुश्वारी है, जिस तरह की विषम परिस्थिति है, उससे देश से बाहर निकालने का और लोगों की दुश्वारियों को कम करने का जो प्रयास है, जो ये निर्णय है, ये वो चीज है। सरकार मैक्सिमम जो है गवर्नेंस के फेवर में है, पक्ष में है। अब बात रही कि भाई ये जो निर्णय लिया गया, इस निर्णय का जो है फायदा किस तरह से जनता का होगा, वो यामिनी जी ने आपको रेखांकित किया कि देखिए हर एक नीतियों के जरिए, रणनीतियों के जरिए सरकार आगे नहीं बढ़ सकती है क्या? ये संपत्तियों को गिरवी रखकर ही या फिर लीज पर रखकर ही आगे बढ़ेगी? अरे भैया, संपत्तियों को गिरवी रख के, ये गिरवी शब्द कहाँ से आया? बेचने का शब्द कहाँ से आया? ये हमने गढ़ लिया।
फाइनेंस मिनिस्टर ने कहीं कहा कि गिरवी रख रहे हैं वो प्रॉपर्टी को, लीज पर रखने की बात तो आ रही है ना। ये झूठ और प्रपंच और ये इस तरह की राजनीति करने वालों का जी ये हम समर्थन कर रहे हैं। अजय जी, कौन सा ये किस तरह से ये चीजों को हम कह रहे हैं कि गिरवी रख रहे हैं, बेच रहे हैं, देश को लूटे जा रहे हैं, देश को बेचे जा रहे हैं, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है सर? सामान्य सी बात है, स्टेशन बेच रहे हो, स्टेशन बेचकर किसको दे रहे हो? आप अपने पूंजीपति मित्र को दे रहे हो, पैसेंजर ट्रेन बेच रहे हो, ट्रेन बेच रहे हो। कौन से पूंजीपति मित्र को एयरपोर्ट नाम बताओ ना भाई। पूंजीपति मित्र इसको दे दिया, उसको कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। ये भौकाल खड़ा करने से अच्छा है कि कोई कंस्ट्रक्टिव बात करो। ये पोर्ट बेच रहे हैं, नहीं तो आज जितनी संख्या उससे आधे पे चले जाओगे। इनके मित्र हैं जिनके अगर ये राहुल गांधी इसी तरह के बकवास करते रहे देश के आगे, तो बहुत जल्दी लोग जो है मतलब कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के वर्कर्स को जो है ना, वो उसको भी इम्पोर्टेंस देना बंद कर देंगे। अब इनकी बात को कौन सुनेगा आपका दर्शक? इनकी प्रॉपर्टी बढ़ी। जब दर्शकों को ये भी कहा था कि असंगठित क्षेत्र बहुत बुरी तरह से धराशायी हो गया है और हमारे किसान भी परेशानी में हैं, तो डिमांड जनरेट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए उनके हाथ में परचेजिंग पावर देना जरूरी है। जब परचेजिंग पावर आएगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और प्राइवेट सेक्टर भी ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि समस्या इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट होगा तो ग्रोथ होगा। तो उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आए? ये कहा जा रहा है कि ये जो हम कर रहे हैं, जो मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट, जिस इन्वेस्टमेंट, इससे रिसोर्सेज आएंगे। लेकिन मेरा मानना है उससे नए एसेट्स नहीं क्रिएट होते हैं, पुराने एसेट्स चलते रहते हैं। और सरकार जो इन्वेस्टमेंट करेगी तो एक तरफ से जो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, दूसरी तरफ से इन्वेस्टमेंट करेगी, उससे भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला नहीं है। और दूसरा ये कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाएगा, वो वहाँ पे जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको कम करेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि इस समय रिसोर्सेज रेज करने के लिए बैंक हैं, उनके पास लिक्विडिटी एक्स्ट्रा है 4 लाख करोड़ की, वहां से रेज कर सकते हैं कोविड बॉन्ड के द्वारा। फिर जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसमें वहाँ पे खरबपति और भी बहुत अमीर हो रहे हैं, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो टैक्स लगा के पैसा रेज किया जा सकता है। थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखें तो वेल्थ टैक्सेशन और एस्टेट ड्यूटी के द्वारा जो पैसा उठाया जा सकता है। तो कई चीजें हैं जिससे पैसा उठाया जा सकता है बिना डिसइन्वेस्टमेंट के, बिना ये जो मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स के। ये तब होना चाहिए जबकि जो अर्थव्यवस्था पट्टी पे आ जाए। उस समय अगर होगा तो शायद पैसा ज्यादा मिले और हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट और बढ़े। पर आज जब अर्थव्यवस्था कमजोर है उस समय मुझे नहीं लगता कि ये इससे जो एक्स्ट्रा जो इन्वेस्टमेंट अर्थव्यवस्था में होगा। बिल्कुल। यामिनी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि सरकार के जरिए अब और क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि अरुण जी ने भी बताया है, लेकिन क्या नहीं लगता कि कम विकल्प है सरकार के पास अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए? जी देखिए, अब सबसे पहला कदम जो अर्थव्यवस्था को लेकर के है वो है कोविड से सुरक्षा देना। जो थर्ड वेव आने की जो है आशंका है उसको लेकर के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना, जैसे पेडियाट्रिक बेड्स प्रोवाइड किए गए और चीजें दी गई। कोशिश ये भी रही है कि क्रेडिट फ्लो को कंटिन्यूसली मेंटेन किया जाए, जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस में अकोमोडेटिव स्टांस रखा गया। फिस्कल पॉलिसी का भी स्टिमुलस कोशिश रही है कि जारी रहे, चाहे वो फ्री राशन पीएम गरीब कल्याण योजना के द्वारा हो या बाकी माध्यम के द्वारा हो। एमएसएमई और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि फार्मर्स को जो पीएम सम्मान किसान योजना के तहत निधि मिलनी चाहिए थी वो पूरी तरह से उनको मिल जाए, ताकि उनके लिए थोड़े से साधन हो सके। कोशिश ये भी रही है सरकार की कि जितने भी एमएसएमईज हैं उन तक पैसे की जो किल्लत है वो दिक्कत ना करे। एनपीए पे भी मॉनिटोरियम लगाया गया, उसके लिए शायद अब थोड़ी और मेहनत की आवश्यकता पड़ सकती है, जहाँ पे लोग चाहें कि उनको और मॉनिटोरियम दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी अडॉप्ट किए गए, जैसे टैक्स रिटर्न्स बाद में भरी जाएं, या अभी जो जरूरत है कि जीएसटी में जो रिक्वायरमेंट है रेगुलेशन की उनको थोड़ा कम सख्त किया जाए। ट्रेडर्स को एमएसएमईज में लाया गया ताकि उन तक भी फायदा पहुंचे। तो बहुत सारी चीजें की गई हैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि रेगुलेशन लोगों तक जो है सुविधाएं अभी पहुंचाए और जो हेल्थ केयर है वो पहुंचाए, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी तो धीरे धीरे हो ही रही है और जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी होगी डिमांड अपने आप ही बढ़ेगी, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। अभी पैसा एकदम से देना मुश्किल है क्योंकि महंगाई का दर काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से काफी आरबीआई में भी यामिनी जी बनी रही है हमारे साथ। महेश जी, सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी अरुण जी कर रहे थे कि इस फैसले का विरोध नहीं है,
सवाल टाइमिंग पर है। अगर अर्थव्यवस्था बेहतर होती उस वक्त ये फैसला लिया जाता तब कोई दिक्कत नहीं थी, कोई सवाल नहीं खड़े करता। लेकिन अभी जब अर्थव्यवस्था डाउन है उस वक्त इस तरह का फैसला लेना जाहिर तौर पर ये सरकार की ऊपर कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े करता है। कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं हूँ इसलिए क्योंकि आज जिस तरह का एक वातावरण जो है जी, आर्थिक रूप से जो हमारी स्थिति परिस्थिति है वो इतनी नहीं चरमराई है, या वो सेंसेक्स देख लीजिए, या जिस तरह का वातावरण है एक विश्व का जो एक नजरिया है भारत को लेकर, वो इतना खराब नहीं है। आज भी जो निवेशक हैं, जो पैसे लगाने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि भारत में निवेश करें, लेकिन ऐसे लोगों के लिए हमने दरवाजे उस समय बंद कर दिए जब इसको लेकर भ्रष्टाचार और सारा भाई भतीजावाद जब शुरू हुआ, और उसकी वजह से भारत की एक जो छवि बनी, और उस छवि के चलते जो है विनिवेश जिस तरह से घटा, तो वो एक कहीं उस चीज से हम बाहर निकले हैं। देश उस चीज से निश्चित रूप से बाहर निकला है। और अब जो देश के सामने आज देखिए सेंसेक्स जो है 55,000 पे जूम कर रहा है, ये कभी संभव था? ये कभी हमने सोचा था क्या? तो ये जो एक इन्वायरमेंट बना है, ये कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करेगा इस फैसले को। दूसरी बात कि हम जिस तरह से चाहते हैं कि अपनी जितनी भी जन कल्याण योजनाएं हैं उसको हम पटरी पर लाएं, तो क्या आप मुझे बता दीजिए कि हमने मान लीजिए 6 लाख करोड़ का हम करते हैं एक्सपेक्टेशन की 6 लाख करोड़, हमसे 6 लाख की जगह अगर 3 लाख करोड़ भी आ जाता है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ तो आया। इस विषम परिस्थिति में लोगों इस विषम परिस्थिति में कुछ तो आया। और अजय जी, इस योजना के तहत सरकार तमाम क्षेत्रों की ऐसी संपत्तियों को निजी हाथों में लीज पर देगी, या जो तो बेकार हो गई थी या फिर बेकार पड़ी थी या फिर जिनसे कोई फायदा नहीं हो रहा था, कम से कम सरकार कह रही है उससे कुछ तो आएगा, वो तो बेकार ही पड़ी हुई थी। बेकार नहीं नेहा जी, 2 बातें हैं। पहली बात की बेकार संपत्तियों को नहीं दे रहे हैं। बेकार संपत्तियों के बुरे दौर में तो कौन खरीदेगा, और औने पौने दाम में खरीदेगा तो वैसे भी सरकार को कहीं न कहीं सरकारी संपत्ति का एक तरह से लूट मचेगा। अभी के दौर में जो अरुण जी ने कहा, उसका फायदा आपको होगा ना, तो कोई नहीं खरीदेगा। दूसरी बात, पैसेंजर ट्रेन को बेचा जा रहा है। अब जरा जन कल्याणकारी नीतियों की बात करके सरकार बेचना चाह रही है। क्या पैसेंजर ट्रेन में जो गरीब लोग चलते हैं वो जन कल्याणकारी बात नहीं है? क्या उसको बेचने की जरूरत है सरकार को? क्या रेलवे पर जिस तरह से इतने का जिस तरह ये इसी तरह का भ्रम है अजय जी। एयरपोर्ट आप बेच रहे हैं, लाइन पे प्राइवेट आदमी को भी ट्रेन चलाने की अनुमति दी जाएगी। जो ट्रेन वो लाइन खड़ी है, वो प्राइवेट लोगों को वो लाइन खड़ी रहेगी, स्टेशन पे काम करने वाले लोग भी वही होंगे। हम ज्यादा से ज्यादा दलाली कर रहे हो का दोहन करें, इस नियत से ये निर्णय लिया है। 97% लोगों की प्रॉपर्टी कोरोना काल में कम हुई है, महेश वर्मा जी की भी कम हुई है, लेकिन इनके 3 मित्रों की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा बढ़ गई। आखिर कैसे बढ़ गई है? क्यों 235% तक कैसे चली गई इनकी प्रॉपर्टी बढ़ के? वो किसी दिन और नेहा जी रख लेंगे, उस मुद्दे पे बात कर लीजिएगा। अभी तो मुद्दा ये है कि सरकार का ये हंसने वाले लोग ही हैं, गरीबों पर हंसते हैं ये, इसलिए महेश जी हंसेंगे। ये जो निर्णय है जो राहुल गांधी बचकाना जवाब दे रहे हैं उसके ऊपर बोलिए, देख रहे हैं आपके चेहरा, उसको जस्टिफाई करिए। आने वाला समय बताएगा, ये देश के लोग आपको बताएंगे कि कोरोना के महामारी का भी आप अवसर में, आपदा में अवसर आप तलाश रहे हैं। लोगों की जान जा रही थी तो आपको कोई फिक्र नहीं थी, लाशें गिर रही थी, तैर रही थी। नहीं, आपको फिक्र थी। नॉर्मल हुआ सब देश की। राहुल गांधी जी को कहीं करते हुए देखा आपने कभी? कमाओ अपने मित्र को जितना करना किसी तरह से, लेकिन देश के लोग आप कहीं दिखाई दिए इस कोरोना? सर, जनता ये सब जानती है किसने किस वक्त कब और कैसे काम किया है, और ये वक्त आने पर अपना जवाब दे देती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।